जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर अप्रैल माह का पूरा देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का मक्का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश 2027-28 तक मक्का उत्पादन को 3.2 मिलियन टन से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश ने। वर्तमान में विभिन्न फसल मौसमों खरीफ, रबी और जायद में राज्य का मक्का उत्पादन 8,30,000 हेक्टेयर में 2.12 मिलियन टन है और इस 2.12 मिलियन टन को 3.2 मिलियन टन बनाने का जो है लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश ने, है ना। इसके लिए मक्का क्षेत्र के मक्का क्षेत्र और उत्पादन में क्रमशः 1.03 मिलियन हेक्टेयर मक्का क्षेत्र में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, जिससे कि 1.1 मिलियन बढ़ोतरी होगी उत्पादन में। ठीक, तो उससे पहुंच जाएगा हमारा लक्ष्य 3.2 मिलियन टन। मक्का उत्पादन में अभी तक जो भारत की रैंकिंग है उसमें, हाँ, ये देख लीजिए कि मक्के को अनाज की रानी कहा जाता है। ओके, तापमान मक्के के लिए चाहिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, वर्षा अधिक चाहिए और पुरानी जलोढ़ मृदा मक्के के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। शीर्ष मक्का उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार। ठीक है, पूरी दुनिया में भारत मक्का उत्पादन में 5वें नंबर पर सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ISARC कम मीथेन उत्सर्जन के चावल का विकास के साथ जो है कम उत्सर्जन मीथेन जिस चावल की खेती में हो उसकी खोज कर रहा है ISARC। ठीक है, हाल ही में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल के वरिष्ठ कृषि अधिकारी 7वीं ISARC समन्वय समिति की बैठक के लिए कहाँ ये बैठक की गई? वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में एकत्रित हुए। वर्ष 2024 में कम मीथेन उत्सर्जन वाले चावल की किस्मों के विकास और प्रीमियम गुणवत्ता वाले पौष्टिक चावल की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान इसमें दिया गया। ठीक है, तो इतना याद रखिए। इस इनिशिएटिव को कौन संभाल रहा है, कौन देख रहा है? ISARC। ओके, नेक्स्ट है 44% मौजूदा सांसदों पर आपराधिक आरोप जो है दर्ज हैं। जितने भी सांसद हैं कितने हैं? 514 में से 225 सांसद जो कि 44% हुए के खिलाफ खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें से 225 का 29%, जिसमें से 29% गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल हैं। गंभीर आपराधिक मामले कौन कौन से होते हैं? तो वो मामले हत्या का प्रयास, सांप्रदायिक वैमनस्य और अपहरण तथा महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण से संबंधित मामले जो होते हैं ये गंभीर आरोप में आते हैं। ऐसे मामले जिसमें 5 वर्ष की जेल होती हो या गैर जमानती वारंट जारी होता हो या चुनावी अपराध हो या राजकोष की हानि से संबंधित अपराध हो या हमला, हत्या, अपहरण, बलात्कार से संबंधित मामलों को हम जो है ज़्यादा महिला जो है गंभीर आपराधिक मामले मानते हैं। इसमें क्या है, अगला है 44% मौजूदा सांसदों के, ये तो अभी पुराना ही है। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे। अवमानना कार्यवाही में CAT के आदेश के विरुद्ध अपील। ठीक है, हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 की धारा 17 के तहत अपने अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल CAT, कैट के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के एक आदेश के विरुद्ध अपील न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 19 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष की जा सकती है। मतलब अगर कैट ने कोई मामला पर सुनवाई किया और उस पर अपना जो है न्याय या अपना फैसला सुनाया तो उसको उसके विरुद्ध आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। कहाँ जा सकते हैं? केवल और केवल जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं कर सकती है, ऐसा बताया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। ओके, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत की गई है। मतलब ये एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, यह संघ या सरकार के नियंत्रण में अन्य प्राधिकरणों के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों से संबंध में विवादों एवं शिकायतों का निर्णय का प्रावधान करता है। पूरे भारत में कैट के 19 बेंच हैं। कितने बेंच हैं? 19।
कैट एक विशेषज्ञ निकाय है जिसमें प्रशासनिक सदस्य और न्यायिक सदस्य दोनों शामिल होते हैं। प्रशासनिक और न्यायिक सदस्य दोनों शामिल होते हैं। ये अपने विशेष ज्ञान के आधार पर त्वरित एवं प्रभावी न्याय देने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं। एक अध्यक्ष जो किसी उच्च न्यायालय में मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहा हो वह कैट का प्रमुख होता है। ठीक है। अनुच्छेद 226 के अनुसार आप जो है जो रिट जारी होती है उच्च न्यायालय में, तो उसके अनुसार भी आप कैट के जो निर्णय होंगे उस 226 के तहत आप उच्च न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, यही बताया गया है, यही आर्डर दिया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। अतिरिक्त महाअधिवक्ता, तो ये क्यों न्यूज में आ गए, AAG उत्तर प्रदेश अतिरिक्त महाअधिवक्ता AAG अर्धेंदु मौली, क्या नाम है, अर्धेंदु मौली कुमार प्रसाद। तो अर्धेंदु मौली कुमार प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। इनको नियुक्त कौन करता है, तो AG जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनकी सिफारिश पर राज्यपाल इनको नियुक्त करता है। अतिरिक्त महाअधिवक्ता एक कानूनी अधिकारी होता है जो भारत में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो महाअधिवक्ता होते हैं अटॉर्नी जनरल, तो अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए अटॉर्नी जनरल की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। घाटे की पूर्ति हेतु विद्युत की खरीदारी जो है, घाटे की पूर्ति हेतु 11 राज्यों से उत्तर प्रदेश ने 5500 मिलियन यूनिट बिजली खरीदारी की थी। 2024 में बिजली की खपत उत्तर प्रदेश में 31,000 मिलियन वाट और 2028 तक यह 53,000 मिलियन वाट तक पहुंचने की संभावना है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड UPPCL की स्थापना 14 जनवरी 2000 में की गई थी। सन 2000 में UPPCL की स्थापना की गई थी। गर्मी से संबंधित बीमारी के प्रबंधन हेतु स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश जारी किया है गर्मी से बचने के लिए, तो वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नक्सली साजिश मामले में NIA ने 12 जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें से 11 जगहें उत्तर प्रदेश में थे और एक बिहार में था। ठीक है, NIA क्या है, तो ये केंद्रीय आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। क्या, NIA। ठीक, इससे जो भारत में संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले सभी अपराधियों की जांच करने के लिए अधिकृत है। इसका गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, अधिनियम 2008 के तहत इसका जो है गठन किया गया था। अधिनियम 2008 के तहत एजेंसी को गृह मंत्रालय की लिखित उद्घोषणा के तहत राज्यों की विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच से निपटने का अधिकार है। गृह मंत्रालय ने कह दिया कि इस राज्य में जाइए और ये जांच कीजिए, तो NIA को कोई राज्य की स्पेशल जो है कि राज्य स्पेशल रूप से उसको अनुमान जो है कहे कि ठीक है अनुमति दे, वो अनुमति लेने के लिए बाध्य नहीं है। अगर गृह मंत्रालय से उसको अनुमति मिल गई तो जाके जांच कर सकता है किसी भी राज्य में। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों का लाइसेंस रद्द किया गया। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 16,000 मदरसों का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस निर्णय के अनुसार मदरसों में नामांकित छात्र जो पढ़ रहे थे अब उनको सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में प्रवेश लेना होगा। 22 मार्च 2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। न्यायालय ने इस अधिनियम को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन बताते हुए कहा कि मदरसा शिक्षा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध है और राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धार्मिक शिक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित किया जाना चाहिए। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने जो है हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दिया गया है। पेंडिंग में डाल दिया गया है मामला। अब देखिए इस पर फाइनल सुनवाई कब होती है और इसका जो है फाइनल वर्डिक्ट क्या आता है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में 25,000 से अधिक मदरसे हैं, जिसमें से 16,000 मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त हैं, तो इनकी मान्यताओं को रद्द कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इलाहाबाद उच्च न्यायालय मथुरा मस्जिद हटाने की याचिका पर सुनवाई करेगा। ये सब तो पुरानी न्यूज है। मंगल पांडे चर्चा में क्यों आ गए, क्योंकि इन महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को उनकी पुण्यतिथि पर स्मरण करते हुए जो है इनको ये चर्चा में इस समय है। क्यों, क्योंकि 19 जुलाई 1827 में 19 जुलाई को इनकी पुण्यतिथि होती है, 19 जुलाई को, ठीक है, मंगल पांडे जी की। तो 19 जुलाई 1827 को फैजाबाद के पास एक कस्बे में इनका जन्म हुआ था। ये जो है 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही के पद पर नौकरी करते थे। 1857 के भारतीय विद्रोह के ये प्रणेता थे।
जो जानवरों की चर्बी लगे कारतूस आए थे उसको इन्होंने दांत से काटने से मना कर दिया और सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ। विद्रोह के आंदोलन को वर्ष 1857 का सिपाही विद्रोह के रूप में या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। हुआ क्या था कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने जब कारतूसों को काटने से मना किया और अपने दोस्तों को भड़काया तो उनके साथी सिपाहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया तथा उन्हें गोली मारने का भी प्रयास किया। इसके परिणाम स्वरूप 29 अप्रैल को देखिए ये सब हुआ था कारनामा। उसी के लगभग एक हफ्ते बाद 18 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे जी को फांसी दे दी जाती है। ओके। अक्टूबर 1984 में उनके इन प्रयासों को श्रद्धांजलि देने के रूप में भारत सरकार ने उनकी छवि के साथ एक डाक टिकट जारी किया था। कब? 1984 में। टोंस नदी चर्चा में आ गई है। टोंस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर पूछा जाए कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है तो टोंस नदी या गढ़वाल क्षेत्र से होकर हिमाचल प्रदेश को छूती हुई बहती है। यह सबसे प्रमुख बारहमासी हिमालयी नदियों में से एक है। इसका उद्गम उत्तराखंड के बंदरपूछ पर्वत से 6315 मीटर की ऊंचाई पर होता है। इसमें यमुना से भी अधिक जल होता है जो उत्तराखंड के देहरादून के पास कालसी के नीचे मिलती है। पब्बर और आसन कौन कौन? पब्बर और आसन नदियाँ टोंस नदी की सहायक नदी हैं। ओके। अब देख लीजिए ये आ गई आपकी यमुना आ रही है। ओके। यमुना की सहायक नदियाँ देख लीजिए। देखिए इधर से जा रही है चंबल, चंबल की सहायक बनास है, काली सिंध है, पार्वती है। तो काली और पार्वती किसकी जो है सहायक है? चंबल की। बनास आके बाएं तरफ से मिलती है चंबल में। बाकी यमुना की चंबल हो गई, सिंध हो गई, बेतवा और केन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं जो कि दक्षिण की तरफ से या दाहिनी तरफ से यमुना में मिलती हैं। यमुना नदी के बारे में कुछ देख लीजिए। इसका स्रोत निचली हिमालय पर्वतमाला में बंदरपूछ शिखर के दक्षिण पश्चिमी किनारों पर 6387 मीटर की ऊंचाई पर यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली में प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम, जहाँ पर कुंभ मेला लगता है, वहीं पर गंगा से मिलती है। महत्वपूर्ण बांध इस पर कौन कौन से हैं तो लखवार ब्यासी बांध ये उत्तराखंड में है और ताजेवाला बैराज बांध हरियाणा में है। यमुना पर दो इंपॉर्टेंट बांध हैं, लखवार ब्यासी बांध और ताजेवाला बैराज बांध। दोनों का नाम अच्छे से याद रखिए, लखवार ब्यासी बांध और ताजेवाला बैराज बांध। ठीक है। महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चलिए नेक्स्ट है प्रयागराज में नए ट्रांसफार्मर लगाए गए थे। ठीक है। धरोहर काशी की। ओके। तो भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन IMF ने वाराणसी के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित करने व समर्थन करने के लिए 13 अप्रैल से 14 अप्रैल 2024 डेट याद रखिएगा, 13 से 14 अप्रैल 2024 को 2 दिवसीय भव्य समारोह किया। समारोह का क्या नाम था? धरोहर काशी की। क्या नाम था? धरोहर काशी की। इसमें राज्यसभा सदस्य और IMF के संयोजक सतनाम सिंह संधू के अनुसार 20 से अधिक देशों के राजदूतों ने भाग लिया जो काशी विश्वनाथ धाम गए, रिवर फ्रंट का दौरा किया और गंगा आरती देखा। ठीक है। प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा द्वारा आयोजित बनारसी साड़ी, भारतीय विरासत और कुशल कारीगरों का मिश्रण नामक फैशन शो नमो घाट पर जो है आयोजित हुआ। तो चलिए इसमें बहुत सारे फिल्मी सितारे भी मौजूद थे। विश्व होम्योपैथी दिवस। हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गोमती नगर में होम्यो शक्ति 2024 कार्यक्रम में विश्व होम्योपैथी दिवस जो कि 10 अप्रैल को होता है का समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सैमुअल हैनीमैन की 269वीं जयंती मनाई गई जिन्हें व्यापक रूप से होम्योपैथी का जनक माना जाता है। तो होम्योपैथी का जनक कौन है? सैमुअल हैनीमैन। एक दो बार कहिए, सैमुअल हैनीमैन ये क्या थे? होम्योपैथी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 10 अप्रैल को जो मनाया जाता है, तो 2024 की थीम क्या थी? होम्यो परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार। ठीक है। होम्योपैथी शब्द 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। होमाइस जिसका अर्थ है समान और पैथोस जिसका अर्थ है पीड़ा, समान पीड़ा से मिलकर बना है। ठीक। अग्नि सुरक्षा पर जागरूकता अभियान जो है चलाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। आतिथ्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार का निवेश। तो अधिकारियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार आतिथ्य के पर्यटन क्षेत्र में 32,000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती है वर्ष 2028 तक।
राज्य की वार्षिक पर्यटक संख्या कितना हो जाएगी? 85 करोड़, मतलब 850 मिलियन। तो 85 करोड़ इसकी संख्या जो है होने का अनुमान लगाया गया है। राज्य वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, आगरा जैसे पर्यटन हॉटस्पॉट में आतिथ्य इकाइयों की को बढ़ाने पर केंद्र जो है केंद्रित हो रही है। सरकार ने इसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। रामनवमी पर विशेष, तो रामनवमी पर विशेष क्या हुआ? डाक विभाग एवं प्रयागराज फिलाटेलिक सोसाइटी, ये देख लीजिए, प्रयागराज फिलाटेलिक सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में प्रयागराज क्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल ने रामनवमी की पूर्व संध्या पर एक विशेष कवर जारी किया। भगवान राम जैसी प्रतिष्ठित सांस्कृतिक हस्तियों वाले टिकट संग्रह लोगों और उनकी विरासत के बीच एक सेतु का कार्य करता है। ये टिकट न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व के 20 से अधिक देशों में लोकप्रिय है, जहां में महाकाव्य रामायण के पात्रों और कहानियों को दर्शाते हैं। यह वसंत ऋतु का त्यौहार है। कौन? रामनवमी। यह त्यौहार भगवान विष्णु के 7वें अवतार, भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, तो उनके जन्म प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। जीआई टैग में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर हो गया है। 75 भौगोलिक जीआई भौगोलिक संकेतक अब उत्तर प्रदेश के पास है। इसमें काशी के प्रसिद्ध तिरंगी बर्फी, ठीक है, शामिल है, जो एक तिरंगे रंग में मिठाई है, जिसका व्यापार भारत छोड़ो आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा एक बयान देने के लिए किया गया था। उत्तर प्रदेश में प्रमाणन, अच्छा ये तिरंगी बर्फी है कहाँ की? काशी की। तिरंगी बर्फी कहाँ की है? काशी की। उत्तर प्रदेश में प्रमाणन प्राप्त करने वाले अन्य उत्पाद कौन कौन से हैं? बनारस मेटल क्राफ्टिंग क्राफ्ट, लखीमपुर खीरी थारू कढ़ाई, बरेली बेंत एवं बरेली का बांस शिल्प, बरेली जरदोजी शिल्प, पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल शामिल है। ठीक है, 6 जीआई टैग उत्तर प्रदेश को अभी मिले हैं हाल ही में। उसके साथ में 75 भौगोलिक जीआई टैग उत्तर प्रदेश के पास हो गए। ठीक, भौगोलिक संकेतक। 58 जीआई टैग के साथ में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट पर हो गया, फिर उसके बाद तमिलनाडु। ठीक है, जीआई टैग के बारे में थोड़ा देख लीजिए। तो जीआई टैग यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही लोकप्रिय उत्पाद के नाम से उपयोग करने की अनुमति है। अब जैसे ये जो तिरंगी बर्फी बनाई गई है, अब इसको जीआई टैग मिल गया, तो इसको अब केवल काशी के लोग ही बना सकते हैं, या जो वहाँ के बेस्ट इसको बनाने वाले लोग होंगे वो बनाएंगे, और अगर वो नहीं तो काशी के लोग ही बना सकते हैं। अभी कोई सोचे कि उत्तर जो है लखनऊ में बैठा आदमी तिरंगी बर्फी बनाने लगे तो नहीं बना सकता है, उस पर क्या हो जाएगा? केस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो जीआई टैग होता है ये लगभग जो आपका पेटेंट वाला सिस्टम है, पेटेंट वाला, तो उसी पेटेंट के वाले सिस्टम को ही ये फॉलो करता है। ठीक है, तो इसका उपयोग केवल उसी क्षेत्र के लोग कर सकते हैं जिस क्षेत्र को जीआई टैग दिया गया है। यह उत्पाद को दूसरे द्वारा नकल या अनुकरण किए जाने से भी बचाता है। एक पंजीकृत जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध माना जाता है। जीआई पंजीकरण की देखरेख वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन है। देखरेख किसके अधीन है? वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन है, और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा भी इसकी जांच की जाती है। तो ये सब जीआई टैग के बारे में था। अयोध्या में भगवान राम का सूर्य तिलक किया जाता है। श्री राम परिवार भक्ति आंदोलन। आईआईटी कानपुर का सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के साथ सहयोग। तो हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा AFMS ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत AFMS और आईआईटी कानपुर दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों के सामने आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान की दिशा में की गई नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास के लिए सहयोग करेंगे। सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट DRDO ने बनाया है। सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट, ठीक है, यह कानपुर में BIS 17051 गोला बारूद के स्तर 6 से स्तर 6, ठीक है, अलग अलग स्तर के सुरक्षा होते हैं, तो स्तर 6 से सुरक्षा के लिए देश में सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट को सफलतापूर्वक विकसित किया है। इस बुलेट प्रूफ जैकेट का टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी TBRL चंडीगढ़ में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह जैकेट एक नए डिजाइन दृष्टिकोण पर आधारित है। एर्गोनॉमिक्स रूप से डिजाइन किया गया फ्रंट HAP पॉलीमर बैकिंग के साथ तथा मोनोलिथिक सिरेमिक प्लेट से बना हुआ है, जो ऑपरेशन के दौरान पहनना आसान और आराम को बढ़ाता है। वर्ष 2025 के लिए महाकुंभ की तैयारी। तो 2025 में होने वाले भव्य और दिव्य महाकुंभ की तैयारी कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। कुंभ मेला जो है यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में यूनेस्को की प्रतिनिधि
सूची में शामिल है। कुंभ मेला पृथ्वी पर तीर्थ यात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा है। यह कहाँ कहाँ पर होता है? नासिक में होता है, गोदावरी नदी के तट पर, उज्जैन में होता है, शिप्रा नदी के तट पर, हरिद्वार में होता है, गंगा नदी के तट पर, और प्रयागराज में संगम पर होता है। काशी विश्वनाथ धाम और यूपीएसएनए के बीच समझौता ज्ञापन। श्री काशी विश्वनाथ विशेष क्षेत्र विकास बोर्ड महाशिवरात्रि जैसे विभिन्न अवसरों के दौरान काशी विश्वनाथ धाम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी यूपीएसएनए के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। ओके, इसी के साथ में आपका अप्रैल माह का करंट अफेयर पूरा होता है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सहायता प्रदान करें। ठीक है, मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।